बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 मई और पाकिस्तान में जुमेरात की रात। आज की अहम तरीन खबरों में बात करेंगे इंडिया को लगने वाले दोहरे झटके पर। जी हां, सबसे पहले सदर ट्रंप मतलब कि अमेरिका की तरफ से इंडिया को एक बड़ा झटका लगा और इस झटके में आईफोन मैन्युफैक्चरर एप्पल जो है वो भी बेचारा रगड़ा गया। और अभी इंडिया इससे संभल ही रहा था कि दूसरी तरफ से चाइना ने उससे भी बड़ा झटका दे दिया। इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि कामरा में फॉर्म 47 के वजीर आजम के साथ क्या हुआ। तस्वीरें वहां से बोल नहीं रही बल्कि चीख रही हैं। आपको मुकम्मल अहवाल बताएंगे कि ये जो जंग का क्रेडिट समेटने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए लोटे टाउट सब कुछ उतार दिया गया है, इतनी डेस्परेशन आखिर क्यों है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या बयानिया इसी तरफ मुड़ जाएगा जिस तरफ आप समझते हैं, या बयानिया जो है वो लौट कर वहीं आएगा जो सब कुछ सच था। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं। लेकिन सबसे पहले क्विक एंड शॉर्ट आपको रिमाइंड करवा दें कि बहुत जल्द तमाम यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो पाकिस्तान में ब्लॉक होने वाले हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। जब आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स की तरह नहीं है। इसमें एक मेंबर दूसरे मेंबर को नहीं देख सकता, बल्कि मुझे भी नहीं पता होगा कि आपने इस चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। तो आपकी मुकम्मल कॉन्फिडेंशियलिटी है। चौधरी निजामुद्दीन को भी आपके डाटा या नंबर या उनको भी नहीं पता कि आपने हमारे चैनल को ज्वाइन कर रखा है। ये तमाम डाटा जो है वो अमेरिका में व्हाट्सएप के पास होता है, ना मेरे पास आ सकता है ना किसी और के पास। तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि डायरेक्ट कोई भी जरूरी मालूमात है वो हम आप तक डायरेक्ट पहुंचा सकें और आप व्हाट्सएप पर मेरे से डायरेक्टली लिंक हो जाएं विदाउट एनीवन एल्स नोइंग कि आपने इस चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। इसके साथ साथ हम आपको आज के व्लॉग के आखिर पर और इसकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में वीपीएन्स जो है उनके लिंक प्रोवाइड करेंगे। ऐसे वीपीएन्स जो पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी आपको ट्रबल है, अगर वहां पर यूट्यूब चैनल बंद है तो आप इन वीपीएन्स को इस्तेमाल करके हमारा या दूसरे दोस्तों का जो व्लॉग है या ऐसा कंटेंट जो ब्लॉक किया हुआ है आप एक्सेस नहीं कर सकते, इन वीपीएन से आप एक्सेस कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में ऐसे वीपीएन चूज किए गए हैं जिनमें क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ जो पे करने की उस पर जरूरत है। मीन आपको कोई फाइनेंशियल उसका बर्डन उठाने की भी इसमें जरूरत नहीं है। आप इन वीपीएन पर कोई आपसे पेमेंट नहीं मांगी जाती, बल्कि इनके फ्री वर्जन जो है वो आपका जो पर्पज है उसको सॉल्व कर देंगे। अब आते हैं पहली खबर की तरफ। और पहली खबर, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया को बड़ा झटका लगा है और बड़ा झटका लगा है सदर ट्रंप की तरफ से। सदर ट्रंप जो है वो इस वक्त आपको पता है कि मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं, मशरिक वस्ता के। सबसे पहले वो गए सऊदी अरेबिया, उसके बाद वो गए कतर और उसके बाद अब वो यूएई में हैं। और इस व्लॉग के आप तक पहुंचने के बाद किसी भी लम्हे वो यूएई से निकल के वापस अमेरिका की तरफ रवाना हो जाएंगे। मतलब कि उनका दौरा जो है वो अब खत्म हो जाएगा तीनों मुल्कों का। करेक्शन भी, एक दो दिन पहले हमने कह दिया था कि उन्हें कुवैत से एक एयरक्राफ्ट मिल रहा है। वो कुवैत पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, वो कतर ही था। हमने स्क्रीन पर लिख दिया था, वो जैसे ही व्लॉग रिकॉर्ड हो गया तो मुझे याद आ गया कि मैंने गलत कह दिया। तो हमारी टीम ने उसी वक्त जब मैं बोल रहा था तो स्क्रीन पर करेक्शन लिखकर कुवैत की जगह पर हमने कह दिया था कि कतर है। लेकिन बहरहाल आप में से ज़्यादातर दोस्त क्योंकि स्क्रीन नहीं पढ़ पाते, वो सुन रहे होते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। तो उनको यही लगा कि हम नादानी में वो कुवैत कह गए। तो एक तो वो गलती जो है वो दुरुस्त करनी है कि वो जो उनका विजिट है वो कुवैत का नहीं है, कतर का है। और उन्हें जो एयरक्राफ्ट मिला है, जो बड़ा बोइंग जेट मिला है, जंबो जेट, वो कतर से उन्हें मिला है। बहरहाल इस पर तो कल बात करेंगे तफसील के साथ कि तीनों मुल्कों ने किस तरीके से उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया, उनको खुशामदीद कैसे कहा। इस सारे दौरे को कल समेटेंगे, इसके ऊपर पूरी तफसील से बात करेंगे, क्या खोया क्या पाया। लेकिन अभी बात करते हैं कि सदर ट्रंप ने मशरिक वस्ता में खड़े होकर इंडिया को एक बड़ा झटका दे दिया। वहां पर गालिबन उनके साथ एप्पल के बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज भी साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जाहिर है वो बिजनेस करना चाहते हैं सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, यूएई के साथ। तो इन्वीडिया चिप्स कंपनी हो या एप्पल हो या आपके सामने एलान मस्क हो, वो सारे ही उनके साथ इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो सदर ट्रंप के साथ इस ट्रिप के ऊपर हम रकाब हैं। तो टिम कॉक साहब को मुखातिब करते हुए जो एप्पल के सीईओ हैं, आईफोन मैन्युफैक्चरर, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप इंडिया में आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करें। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। जाहिर है आईफोन की मेजर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में होती है। अमरीकी सदर ट्रंप चाहते हैं कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो ताकि अमरीकी लेबर को ज़्यादा पैसा मिले। आईफोन मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि अगर हम चाइना से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ले आए तो जो फ़ोन हमें $1,000 का हम बेच रहे हैं वो फ़ोन शायद $3,000 का बेचना पड़े या $3,500 का बेचना पड़े। इतनी ज़्यादा कॉस्ट में फ़र्क आ जाएगा। अब क्योंकि टैरिफ ट्रंप साहब ने लगा दिया हुआ है, कुछ चीज़ों पे तो हटा दिया, लेकिन कुछ चीज़ों पे अभी भी टैरिफ ज़्यादा है, जिनमें एक एप्पल कंपनी की भी वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो भी अभी तक उसी अताब में है, उसी टैरिफ के अताब में है। तो अब एप्पल क्या सोच रहा था कि वो वहाँ से निकाल के अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ले जाए। क्योंकि अगर चाइना में वो एक ख़ास लेवल तक सस्ती है तो इंडिया में वहाँ से तो थोड़ी महंगी होगी, लेकिन फिर भी अमेरिका के लिहाज से बहुत ज़्यादा सस्ती मैन्युफैक्चरिंग होगी।
अमेरिका जो इंडिया है वो खुद भी एक आईफोन खरीदने वाले बड़े मुल्कों में शामिल हो रहा है, क्योंकि वहाँ की मिडिल क्लास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब अमीर हो रही है, उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है। तो इंडिया में आईफोन्स की जो खपत है वो तेज़ी से पूरी दुनिया की निस्बत तेज़ी से बढ़ रही है। और आईफोन सोचता है कि एप्पल सोचता है कि शायद अगले 4-5 सालों में इंडिया जो है वो टॉप की जो 1-2 बड़ी मार्केट्स हैं उनके हम पल्ला आ जाएगा। इसलिए उन्हें इंडियन मार्केट के लिए भी वहाँ पर एप्पल फ़ोन हर सूरत मैन्युफैक्चर करना है, क्योंकि अगर वो चाइना से ला के इंडिया में बेचेंगे तो उन्हें वो मुश्किल होगी, फिर इंडिया भी उनके ऊपर ड्यूटीज़ लगाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि चले एक तीर से दो शिकार करते हैं, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग निकाल लेते हैं, इंडिया ले जाते हैं। तो ट्रंप से भी जान छूट जाएगी, अमेरिका भी नहीं लेके जानी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग। वो जो 30% इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया वो भी नहीं देना पड़ेगा। इंडिया में सस्ते फ़ोन भी बना लेंगे, उनको भी बेच देंगे और वहाँ से वापस अमेरिका भी ले आएंगे। आज सदर ट्रंप ने पब्लिकली एप्पल कंपनी के सीईओ को मुखातब करके कहा कि मैंने आपको बताया है कि आप भले आपने मेरे से वादा किया कि आप $500 अरब की इन्वेस्टमेंट अब अमेरिका में करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, लेकिन मैं नहीं चाहता या मैं खुश नहीं हूं कि आप इंडिया में जाके ऐसे फ़ोन मैन्युफैक्चर करें जो अमेरिका में वापस आकर बिकें। उन्होंने कहा ये हम नहीं करने देंगे। मैं नहीं चाहता कि आप चाइना से निकल के वही काम इंडिया में जाके करें। अब ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आईफोन से ज़ाहिर है एक मेजर प्रोडक्ट है और ये एक ऐसी मेजर प्रोडक्ट है कि वो चले उसमें से तो जो मुनाफा इंडिया को मिलना था, लेकिन वो जो एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट वहाँ बनी थी उसके पीछे फिर जो चिप्स कंपनीज थी, जितनी भी आईटी की कंपनीज थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज थी, सभी ने इंडिया का रुख करना था। या ऐसे ही सोचिए कि किसी मुल्क को एक बड़ी एयरलाइन जो जाती है वो कहे कि सिक्योरिटी के खदशात हैं और हम अब वहाँ नहीं जाएंगे, तो जो छोटी एयरलाइंस हैं वो कई खुद ही बंद हो जाती हैं। मसलन कल को एमिरेट्स एयरलाइन कहे कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, तो जो मिडल ईस्ट की दूसरी 2-3 एयरलाइंस हैं वो खुद ही कहेंगी कि अच्छा फिर हम भी 10 दफ़ा सोचते हैं। तो ये जो सदर ट्रंप ने इंडिया को झटका दिया है, जब आप इंडियन स्टेटमेंट्स उस पर देखते हैं तो वो बहुत खफा है। वो कह रहे हैं कि पहले इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी सदर ट्रंप ने इंडिया के साथ ज्यादती की है, अब ये दूसरा झटका दिया है कि हमसे बिजनेस भी छीन लिया है, हमसे हमारा फ्लैगशिप जब मोतबर तरीन कंपनी जो इंडिया आ रही थी उसको उन्होंने पब्लिकली मना कर दिया है। इस वजह से सदर ट्रंप की स्टेटमेंट की वजह से आज एप्पल और अमेजॉन का जो स्टॉक है अमेरिकी मार्केट के अंदर वो भी क्रैश किया है। अब आते हैं दूसरे झटके की तरफ, क्योंकि फिर शहबाज शरीफ साहब पे भी बात करनी है। दूसरा झटका आज चाइना ने इंडिया को दिया है। जी हाँ, इस सारे मामले के अंदर जब पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, वो भी वहाँ जंग जीतने की बातें कर रहे हैं, यहाँ हम भी कर रहे हैं। चाइना ने जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है जिसके एक ख़ास हिस्से पर चाइना कहता है कि ये हमारा है और उन्हीं का इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है, लेकिन इंडिया कहता है कि हमारे एरिया के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है, इसको वापस करें। ये कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट कई दफ़ा जंग की सूरत भी तकरीबन इख्तियार कर गया। माजी में इस पर लड़ाई भी हो चुकी है, लेकिन अब चाइना ने वहाँ पर बड़ा सफारती झटका दिया है और जंगनान पर खुद मुख्तारी का दावा कर दिया है। उन्होंने 27 मकामात को नए चीनी नाम दे दिए हैं और इसे अपनी खुद मुख्तारी का मसला करार दे दिया है। और ये अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है इसके 27 ऐसे नाम हैं, इलाके हैं जिनके नाम पहले इंडियन नामों के ऊपर थे, क्योंकि वो किसी ज़माने में इंडिया का हिस्सा भी रहा है और उससे बहुत पहले कभी वो चाइना का हिस्सा रहा होगा। तो चाइना ने वो अपना इलाका रिक्लेम किया है और अब कहा है कि ये हमारा इलाका है। जब इलाका ही हमारा है, हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो ये हमारा दाखिली मामला है। और उन्होंने वहाँ के इलाकों के, शहरों के जो वहाँ पर छोटे कस्बे या देहात या जो इलाके हैं उनके नाम बदल कर अब चाइनीज़ नाम रख दिए हैं। ज़ाहिर है जो इंडिया है उसके लिए बहुत मेजर झटका है, 2-3 तरफ से। पाकिस्तान के साथ तो जो है बांग्लादेश उधर से मेजर झटके दे रहा है जब से शेख हसीना वाजिद जो हैं वो फारिग हुई हैं हुकूमत से। बांग्लादेश अब चाइना के साथ मिलकर इंडिया की बिल्कुल गर्दन पर एक बेस जो है वो वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एयरबेस, वो भी इंडिया के लिए मसला है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के साथ मामलात हुए उसमें जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट थी वो भी मसला है। चाइना ने अब जो खुद कर दिया वो भी मसला है। तीसरी तरफ जो सदर ट्रंप ने और एप्पल कंपनी को रोक के या वार्न करके जो कर दिया वो भी इंडिया के लिए बड़ा मसला है। तो बुरे शगुन जा रहे हैं, उनको लीमू शीमू जो है वो और ज़्यादा। आपको याद है कि उन्होंने अपने राफेल पर बेचारे पर लीमू शीमू लाद दिए थे और उन्हें अगरबत्तियाँ मेरा ख्याल उनकी भी धुनी दी थी। तो अब मुझे तो लग रहा है राफेल बेचारा उन्हीं वजूहत की वजह से अंधा हो गया। लेकिन ये इंडिया के साथ इसी पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि पिछले 12 घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। अब चलते हैं कामरा। जी हाँ, कामरा एयरबेस पर आज फॉर्म 47 के जोकर आजम पहुंचे। शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मुहिम शुरू कर रखी है जनरल आसिम मुनीर साहब और डीजी ISPR ने कि हर सूरत इस जंग का जो है वो हमने क्रेडिट लेना है। याद करें कल टैंकों पर जा चढ़े थे, हमने तनकीद की थी कि भाई जंग तो लड़ी है एयरफोर्स ने, आप जा टैंकों पर चढ़े हैं। तो मेरा ख्याल है दोबारा जैसे पहले हमने कहा था कि एयरफोर्स को मौका दें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर,
और उनको बोलने दें, तो मेहरबानी उनकी, उन्होंने हमारी बात सुनी और बोलने दिया। फिर हमने कहा था झंडों की और बैठने की तरतीब दुरुस्त करें, अगले दिन वो भी उन्होंने दुरुस्त की, उनकी मेहरबानी, वो भी सुना। अब तीसरी तनकीद हमने की, कई दफ़ा आप भी हमसे पूछते हैं कि आपने इसमें से क्या निकाल लिया, आप रोज़ वीलॉग करते हैं, अपना भी टाइम आपका ज़ाया होता है, हमारा भी, तो इसमें से क्या निकलना है। तो जब आप नैरेटिव शेप करते हैं तो आपको समझ आती है। फॉर एग्जांपल ये बात किसने करनी थी कि ये असल जंग किसने लड़ी है और क्रेडिट किसको कितना मिलना चाहिए, ये बातें ज़ाहिर है लोग व्लॉग में ही करेंगे, पाकिस्तान के मीडिया में तो हो नहीं सकती। तो नैरेटिव आप शेप करते हैं तो फिर उसका जवाब आप देखिए कहाँ से देना पड़ता कि शहबाज शरीफ को आगे कहना पड़ता कि मैं गवाही देता हूँ कि ये जंग की पूरी तैयारी जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने की, मतलब के दूसरे लफ्ज़ों में वो सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि एयर चीफ ने नहीं की। बहरहाल आगे चलते हैं। आज उन्होंने हमने जो कहा था कि जनाब क्योंकि लड़ाई तो ये राफेल और J-10C और J-17 थंडर की हुई, तो किसी एयरफोर्स के बेस पर जाइए, जहाज़ के साथ जाइए, ये टैंक पर क्यों चढ़ गए, टैंक तो चले ही नहीं। तो हमारी उस फीडबैक को सुना गया, एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करते हैं और कामरा बेस पहुंच गए। अब आपके सामने हमने तस्वीरें रखनी। सबसे पहले तो ये तस्वीर देखिए स्क्रीन के ऊपर कि ये वज़ीर आज़म साहब दोनों तरफ हाथ उठाए खड़े हैं, एक तरफ एयर चीफ हैं, दूसरी तरफ आर्मी चीफ हैं। ख्वाजा आसिफ को अकेले छोड़ा हुआ है, ना किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, ना वो खुद किसी का हाथ पकड़ना चाहता है, वो बस अपनी धुन में, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पर फोकस करें, उन्होंने जिस अंदाज से हाथ पकड़े हैं वो भी आपको दिखाते हैं। फिर एयर चीफ साहब पर फोकस करें, वो भी ओवरवेल्म्ड है। इस तस्वीर में दो लोग जो बहुत ही खुशी के साथ हाथ उठा रहे हैं वो आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ, मीन जिनके अंदर से मोटिवेशन है हाथ उठाने, जो इस क्रेडिट को किसी ना किसी सूरत रजिस्टर करना चाहते हैं या इस बात को शेयर करना चाहते हैं कौम के साथ कि ये असी कीता है या हमने कर लिया ये। अब जरा क्लोजअप करते हैं एक एक करके। अब जरा सबसे पहले इस तस्वीर को इस तरफ से शुरू करते हैं। ये जरा सबसे पहले देखिए, नवीद साहब पाकिस्तान नेवी को लीड कर रहे हैं यहाँ पर, और गौर कीजिए कि इनका हाथ जो है वो पकड़ा हुआ है इसहाक डार साहब ने। हाथ के ऊपर फोकस कीजिए। अब जबरदस्ती हाथ पकड़ा हुआ है, इनकी जुबिलेशन नहीं है, वापस करके आपको इनकी पूरी बॉडी दिखा रहे हैं। ये को बेचारे हाथ उठाना नहीं चाह रहे थे, बस जबरदस्ती इनका हाथ इसहाक डार साहब ने पकड़ के, वो भी उंगलियां काबू आई हुई हैं ऊपर से, आप देखें उठाया हुआ है। अब जरा दूसरी तरफ देखें, यहां पर इसहाक डार साहब डोमिनेट कर रहे हैं नवीद साहब का हाथ पकड़ के। इसहाक डार साहब का दूसरा हाथ देखें, वो मुट्ठी जैसे बंदूक पकड़ते हैं ना, वैसे आर्मी चीफ साहब ने पकड़ी हुई है। इसहाक डार साहब की जो उंगलियां हैं उनको आर्मी चीफ ने मुट्ठी में फिस्ट में पकड़ के ऊपर खींचा हुआ है। मतलब कि आर्मी चीफ साहब मुकम्मल पुरजोश हैं, वो इसमें मुकम्मल हिस्सा ले रहे हैं। मतलब कि वो हिस्से का मतलब ये नहीं कि दूसरे हिस्सा नहीं ले रहे, जाहिर स्टेज पे खड़े तो सभी ले रहे हैं, मैं कोई तफरका नहीं डाल रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि वो एक्सट्रीम मोटिवेटेड है, उनके अंदर बहुत ज्यादा तड़प है इस चीज को करने की, उन्होंने ये किया हुआ है, जोश है पूरा। अच्छा, अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, आप जरा गौर कीजिए वहां, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जरा कद सजना सा छोटा है, सो उनका हाथ जो है वो कलाई पे खत्म हो गया। पूरी उन्होंने बेचारों ने कोशिश तो की है और वो कलाई पे खत्म हो गया। तो आर्मी चीफ ने मुट्ठी उस तरह तो नहीं, बस अंगूठा ऐसे किया हुआ है, वो ऊपर रह गया सारा। लेकिन वहां भी दोनों पुरजोश तरीके से, आप देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज कि पुरजोश तरीके से दोनों जो हैं वो एक दूसरे को थामे हुए हैं, या हाथ दोनों के। आर्मी चीफ का मैं यहां कहता कि उतनी उनकी तरफ से वार्मथ नहीं है शहबाज शरीफ साहब की तरफ, अगर उनके बाजू में खम होता। नहीं, उन्होंने बाजू पूरा अकड़ाया हुआ है और ऊपर पूरा खींचा हुआ है। दैट मीन कि वो दोनों तरफ बराबर का है, इसहाक डार साहब भी और शहबाज शरीफ साहब को भी बराबर का वो मोटिवेशन अपनी ऑफर कर रहे हैं सारे काम के लिए। आगे चलते हैं। आगे जरा सबसे इंटरेस्टिंग काम यहां है। यहां है एयर चीफ ने अपने हाथ में राफेल पकड़ा हुआ है। आप सोचेंगे राफेल पकड़ा हुआ है? जी हां, जैसे राफेल गिरा है ना, आप अब एयर चीफ का हाथ, ये तस्वीर बोल नहीं रही, चीख रही है। इस तस्वीर ने सब कुछ कह दिया है। ये जरा गौर कीजिए, ये एयर चीफ का हाथ पकड़ा हुआ है और उन्होंने आगे से हाथ को ये किया हुआ है। ये जो मैं आपके सामने हाथ है, ये हाथ है एयर चीफ का। ये अब आपको तस्वीर पे दिखाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, ये एयर चीफ की तस्वीर और शहबाज शरीफ साहब ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, उन्होंने हाथ लटकाया हुआ है, ना उन्होंने मुट्ठी बंद की है, ना वो इसमें मोटिवेटेड है, ना वो चाहते हैं हाथ खड़ा करना, क्योंकि उनको पता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ये आप मामला देख लीजिए। अब आपको अपने दो चेहरे दिखाने हैं। अब आप ये जब हाथ ऐसे हुआ है ना, उस वक्त आप एयर चीफ साहब के चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, ये जरा फोकस पे रखिए। आप देख सकते हैं कि वो बस थोड़े से परेशान भी हैं और नाउम्मीद भी हैं कि मैं किधर फंस गया हूं, किनके हत्थे चढ़ गया हूं, ये क्या कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं। तो आपको उनके चेहरे पे अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं ऐसे कह रहा हूं। अब जरा आर्मी चीफ साहब का चेहरा देखें, आप देखिए वो मुकम्मल तौर पर मुस्कुरा रहे हैं, पुरजोश हैं। आप इसहाक डार साहब का चेहरा देखिए, वो मुस्कुरा रहे हैं। अब वापस चलते हैं एयर चीफ साहब के चेहरे पर, तो मुस्कुराहट नहीं। हालांकि एयर चीफ जो है, मैं क्योंकि जाती तौर पर उन्हें जानता हूं, तो वो ऐसे नहीं है, वो कोई सड़े हुए आदमी नहीं है, वो एक्सप्रेशन रखते हैं। तो यहां पर वो एक्सप्रेशन जो है वो माइनस है, और उनका हाथ सब कुछ ही बता रहा है कि मामला क्या है। मामला जिस तरफ को है वो उनका हाथ सारी डिपिक्शन कर रहा है। अच्छा, अब आपको एक और शक्ल दिखानी है, मीन चेहरा दिखाना है, वो देखिए जरा। ये शहबाज शरीफ साहब का चेहरा। अब आप देखिए किधर देख रहे हैं। अच्छा, इससे आपने परेशान नहीं होना, इस पर कोई तज्जिया नहीं है, इस पर कोई बारीक वारदात नहीं है, कुछ नहीं है। ये मकबूल आवास शख्सियत है
और ये ऐसे ही करते हैं। आप कभी भी इन्हें देखें, कभी इधर देख रहे होंगे, कभी उधर देख रहे हो, ये ऐसे ही हैं। इनको खुद नहीं पता होता ये किधर देख रहे हैं। तो ये इनकी जो कनखियों से देखने की आदत है, दूसरे लफ्जों में चोरों की तरह देखने की आदत है, ये पुरानी है। तो आप देखें कि सामने पब्लिक है, पता नहीं कैमरा ढूंढ रहे हैं या पता नहीं कौन कौन इधर खड़ा होगा या खड़ी होगी जिस तरफ उन्होंने नजरें गाड़ दी। तो ये इनका पुराना काम है, नया नहीं है। ये अखियों से गोली मारते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप जरा वो देखिए, जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो कल ही खड़े ने, ना उन्होंने किसी ने फड़िया है ना उन्होंने किसी ने फड़िया है। उन्होंने हाथ अकेले ही, वो जलसा कर रहे हैं, उन्होंने हाथ ऐसे किया हुआ है। वो बेचारे फॉर्म 47 पे हारे हुए हैं, उनको खुद नहीं समझ के हमने क्या करना है। शहबाज शरीफ साहब ने खैर वहां पर तकरीर बड़ी जानदार की और कहा कि माइक तोड़ देने लगे थे एयरफोर्स का, बच गया खुदा खुदा करके। ये सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं खुदाए बुजुर्गों पत्थर की कसम खाकर कहता हूं कि हम सब मिलकर हम पाकिस्तान की मट्टी की और आपकी इस कुर्बानी की लाज रखेंगे और पाकिस्तान को सही मानों में कायद आज़म पाकिस्तान बना के देख लिया आपने, ऑलमोस्ट माइक तोड़ देने लगे थे। ये भी इनका पुराना काम है। फिर उन्होंने कहा कि एड़ियां रगड़ेंगे। पता नहीं इनको एड़ियां रगड़ने का शौक कहां से है, कहां बचपन में एड़ियां रगड़ते रहे हैं। ये एड़ियां रगड़ेंगे, पानी यहीं से निकलेगा, ये इनका एक पेट जुमला है। जाहिर है इसको मजहब के साथ जोड़ते हैं, लेकिन अपनी आप पहले अदाओं पर गौर करें, फिर जो आप इस पर निस्बत जाहिर करते हैं उस पर गौर करें। खैर, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को लग रहा है कि ये एक जहाज के भी करीब लाया गया, उसके अंदर बिठाया गया। मेरे ख्याल करीब लाया गया, बैठ जाते तो वैसे ही छुप जाते, वो अंदर ही चले जाते कॉकपिट के, लेकिन बिठाया गया है और अंगूठे खड़े किए गए हैं। अच्छा, यहां भी जरा गौर कीजिए इस तस्वीर को। यहां भी शहबाज शरीफ मुकम्मल अंगूठा, उन्होंने भले अंगूठा टूट जाए इतनी जोर से ये किया हुआ है। एयर चीफ ने भी मुकम्मल किया हुआ है। अच्छा, आप जरा पीछे अपना आर्मी चीफ ने भी मुकम्मल किया। एयर चीफ की जरा दोबारा आप एक्सप्रेशन देखिए, दोबारा थोड़े से उदास हैं, उनको लग रहा है। अच्छा, तीसरी बात मैंने आपको बतानी है कि मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं। अब ये हतमी नहीं है, ये मुझे इसलिए लग रहा है कि जिस भी वजीर आजम को जाके एयरफोर्स के किसी जहाज में बिठाते हैं या उसके साथ तस्वीर खींचते हैं, पिछले 3-4 वजीर आजमों के साथ तो हो चुका है। बस फिर महीने 2 महीने में उसको उसकी हुकूमत गिरा दी जाती है, जो हमारा पुराना तजर्बा है। तो अब मुझे नहीं पता क्या किया जाता है आगे। चलिए, यही नहीं, ये जो सारे का सारा समेटना है ना हमने क्रेडिट, इसमें अब बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। अब टाउट्स को भी उतारा गया है। ये ज़रा जो इस्लामाबाद के स्कूल हैं उनके बारे में सोच लीजिए। हर एक्सीलेंसी, ये कौन है एक्सीलेंसी? ये वजीहा कमर साहबा हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये वजीहा कमर साहबा वही हैं जो लोटी हुई थी, जिन पर इल्ज़ाम लोगों ने लगाया था कि इन्होंने पैसे लेके इमरान खान के खिलाफ वोट बेच दिया था। इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने सिंध हाउस में माल पानी लिया और वोट बेच दिया था। ये वही वजीहा कमर साहब हैं मेरे ख्याल में, तो अगर मैं गलत नहीं तो। अब ये हर एक्सीलेंसी हो गई है। जाहिर है पाकिस्तान में जो आपको पता ही है कि एक्सीलेंसी बंदा कैसे बनता है, तो ये भी बन गई है। जाहिर है इज आल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड लीड द रैली टुमारो। जो ऑल फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सॉलिडेरिटी की ये जो वॉक है इसमें एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स, लार्ज नंबर का मतलब है सारे ही टीचर्स फ्रॉम ईच कॉलेज शुड रीच द प्रेस क्लब बाई 10 AM। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर आवर नेशन, so we should be on the front foot with maximum participation. All the local units should coordinate with the principals of their respective colleges and mobilize the community. Long live Pakistan, long live the armed forces of Pakistan, long live FGCTA. Akram Khan Khosa, President FGCTA. ये अब इमेज बिल्डिंग की मुहिम जोरों शोरों से जारी है। स्कूलों और कॉलेजेस में से रोज़ाना की बुनियाद पर अब जो एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी और इस तरह की वॉक्स करवाई जाएंगी और फिर आपको बताया जाएगा कि पूरी कौम कहाँ खड़ी है। मैंने आपको पहले ही पिछले व्लॉग में बता दिया था कि जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं, सफारत खाने हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़ोरों शोर से कह रहे हैं कि आप ये एक्टिविटीज़ करें। आप ये तो जितने भी टाउटमा लोग बाहर भी बहुत कुर्बत के साथ एम्बेसीज के साथ काम करते हैं, आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे तमाम टाउट्समा लोग जो हैं वो ऐसे इवेंट जो हैं वो करने चाहिए। ये कोई ऑर्गेनिक नहीं होंगे, ये सब चौधरी साहब की तरफ से किया जा रहा है और इसकी वजूहात आपको पता ही है कि किसी तरह से भी हमने क्रेडिट लेना है, वो कहीं ना चला जाए। अच्छा जी, भारतीय वज़ीर दफ़ा ने दुनिया को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। ये एक रोग नेशन है, इनके हाथों में एटमी हथियार महफूज नहीं है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर फौरी तौर पर IAEA जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनर्जी कमीशन है उनकी तहवील में उसको ले लेना चाहिए। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ का दुनिया को पैगाम। जाहिर है ये इंडिया पहले दिन से कह रहा है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। हमारे जो एटॉमिक हमारे एसेट्स हैं वो इसमें कोई शक नहीं कि महफूज हैं। इंडिया हमेशा से प्रोपेगेंडा करता है, अभी भी कर रहा है, इसमें कामयाबी उनको नहीं होनी, लेकिन बहरहाल वो पहले भी करते आ रहे हैं, अभी भी। ये बात गलत है कोई भी कहे कि हमारे एटमी असासे महफूज नहीं, महफूज बिल्कुल हैं। बाकी खबरें आपके साथ कल सुबह के व्लॉग में शेयर करेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।